हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज के लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ओम्स लॉ के आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वो स्टार्ट करने से पहले देख लो क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं हमने बेटा। प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम वगैरह करा था हमने। ठीक है, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला करा था, क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। और इसका यूनिट वगैरह डिस्कस करा था, यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो फिर आगे हमने क्या पढ़ा था भाई, यही कि एक मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल से आप क्या समझते हो। कुछ हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करे थे। ठीक है, पोटेंशियल के ऊपर, करंट के ऊपर, है ना। देन फिर हमने ओम्स लॉ को पढ़ा था। ओम्स लॉ में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि जो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है V बराबर RI। यही ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। फिर हमने देखा था R क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। R रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और जब भी हम बेटा पोटेंशियल और करंट का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, और इसके स्लोप से हमें क्या मिलता है बेटा, इसके स्लोप से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो आज हम बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस। क्या हमने रेजिस्टेंस भी पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, शायद कर लिया था। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाई था। हाँ, रेजिस्टेंस भी हो चुका बेटा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसी से बना था ना, V/I। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस भी डिस्कस कर लिया था, ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा था भाई। ठीक है, याद करो तो लास्ट लेक्चर में हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा था 2018 वाला, है ना। फिर क्वेश्चन देखा था हमने, कुछ ग्राफ पे करा था क्वेश्चन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले भाई, हाँ ये है आज का टॉपिक हमारा, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बेसिकली इसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है बेटा, तो रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर सबसे पहला डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि जो भाई रेजिस्टेंस होता है ना, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम लेंथ होगा उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 वायर लिया बेटा। ठीक है, ये रहा, एक A वाला वायर है बेटा। ठीक है, और ये B वायर है। ठीक है, A वायर, B वायर। अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, तो आप ऑब्वियसली जवाब दोगे क्या, A वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, B वाले से। क्यों भैया, क्योंकि मैंने अभी तो बताया जिसका लेंथ बड़ा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा था इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इसको हम मान ले रहे बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे। सेकंड बात कर रहे हैं क्या, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भाई रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब ये तो लेंथ था, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, देखो भाई पहले तो लिख दे रहे क्या, जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी वायर का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, या अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसको सेकंड स्टेटमेंट मान लेते हैं अपन। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं, ये मेरे पास अगेन 2 वायर है बेटा। एक तो ये X वायर है। ठीक है, X वायर है, और इसी लेंथ का एक Y वायर है। ठीक है, लेंथ तो दोनों का सेम है। ठीक है, ये इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। बस ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, इसका एरिया ध्यान से देखो तो स्मॉल है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये पूरा एरिया, मतलब देखा जाए तो एक तरह से वायर की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई पूरा। ठीक है, उसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ऑब्वियसली बहुत कम लग रहा है। तो बताओ इन दोनों में से X वायर और Y वायर, ठीक है, X और Y वायर, इन दोनों में ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई जिसका ज्यादा एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसका एरिया ज्यादा मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका एरिया ज्यादा है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होगा बेटा Y वाले का होगा। ठीक है, Y वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि भाई पतला वायर है। इसको तुम ऐसे इमेजिन करो क्या, एक पतली सी रोड है और एक चौड़ी सी रोड है। ठीक है, बंदे 10 भगारों में, ज्यादा इजीली किस में भाग पाएंगे, ऑब्वियसली चौड़ी रोड पे भाग पाएंगे। सेम विद द इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ भी सेम होता है। चौड़ी वायर में स्पेस ज्यादा होती है तो कॉलिजन कम होती है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए वो इजीली करंट फ्लो हो सकता है, मतलब करंट ज्यादा बनेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो चौड़ा रोड है, आराम से फ्लो कर सकता है चार्जेस, रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए थिक वायर का इस्तेमाल करा जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए। जो पावर प्लांट से हमारे मतलब एक तरह से ट्रांसफार्मर, हमारे जो मोहल्ले कॉलोनी के आसपास जो ट्रांसफार्मर होती है वो बहुत थिक वायर में लेके आई जाती है। क्यों, चौड़ी वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी,
होगी, हीट लॉस कम होगा, करंट ज़्यादा मिलेगा हमें। चलिए, तो हमने दो चीज़ देखा, क्या कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इसके डायरेक्टली होता है, इसके इन्वर्सली होता है। ज़रा इस दोनों को कंबाइन करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह सकता हूँ, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल बटे ए के। एल बटे ए के क्या होता है, एक तरह से मतलब प्रोपोर्शनैलिटी है ना। अच्छा, जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो भाई मैथ्स का नियम है, क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को रो बोलते हैं बेटा। रो का मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी सब ऐसे ही छप जाएगा, एल ऊपर है, ए नीचे है, ऐसे ही आ गया। तो भाई ये हमारे पास रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला बन गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बटे रो एल बटे रो एल बटे। जहाँ पे ये रो क्या होता है बेटा, इस पढ़ते तो इसको रो है, ठीक है, ये सिंबल किसका होता है, रजिस्टिविटी का सिंबल होता है, रजिस्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड में पूरा रजिस्टिविटी के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मान लो एक कांस्टेंट है, रजिस्टिविटी क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, किसका कांस्टेंट है, यही लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्टेटमेंट सॉल्व करा हमने, तो इसका कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या देखा हमने, रो एल बटे। जरा यूनिट बता दो अगर किसी को पता है तो। भाई किसको पता है यूनिट, देखो भाई, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, बहुत बढ़िया भाई, ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम होता है, बहुत सही, क्या बात है। चलो, तो हमने देखा अभी कि भाई रेजिस्टेंस दो चीज पर डिपेंड करता है, एक लेंथ पे और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। क्या और किसी चीज पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है भाई। ठीक है, तीसरा टेम्परेचर पे। भाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए गर्मियों में ना ज्यादा तार वगैरह में या ट्रांसफार्मर में आग वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। चौथा क्या होता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। भाई किस मटेरियल का वायर बना तुम्हारा, ठीक है, किस मटेरियल का, किस एलिमेंट से बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, क्यों, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, तो भाई सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है किससे, कॉपर से। ठीक है, अच्छा, कॉपर का कम होता है किससे, एल्युमिनियम से। ठीक है, तो बेसिकली जो हम मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसलिए बेटा बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है। अच्छा, पर भैया इस्तेमाल तो कॉपर ज़्यादा करते हैं। भाई कॉपर सस्ती होती है ना, सिल्वर बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। कॉपर चीप है, सेकंड बेस्ट कह सकते हो इसको, चीप है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कॉपर का। तो भाई ये हमने चार फैक्टर देखा जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब जरा बात करते हैं जो छोटा सा टर्म आया था रो, इस रजिस्टिविटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए कर लेते हैं भाई, रजिस्टिविटी क्या होता है। भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, रजिस्टिविटी को अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये रो होता है। ठीक है, अच्छा, रजिस्टिविटी क्या होता है, तो रजिस्टिविटी समझने से पहले क्या होता है, पहले फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बेटा रेजिस्टेंस होता है रो एल बटे ए, यही पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बटे ए होता है। क्या यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो इस रो को यहीं पे रखो, नीचे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, है ना। तो रो का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, आर, ये इधर चला गया ए, और एल नीचे आ गया। तो भाई ये हमारा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, किसका, किसका बन गया बेटा, ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला कोई, चलो आ जाओ जरा इसका यूनिट ड्राइव करते हैं। यूनिट कैसे निकलेगा, तो देख भाई हमें इतना तो पता ही है क्या, कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, बिल्कुल सही भाई। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही। लेंथ का क्या होता है बेटा, मीटर होता है। ध्यान से देखिए, एक मीटर ने एक मीटर को काट दिया, यानी कि यूनिट क्या होता है बेटा, ओम मीटर होता है। ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा बेटा, रेजिस्टिविटी को दो नाम से जाना जाता है, एक तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं, दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, नाम दो है, काम एक ही है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कई बार बोल देते हैं, या फिर इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। पर भैया अभी भी समझ में नहीं आया रेजिस्टिविटी है क्या, फॉर्मूला देख लिया, यूनिट देख लिया, बट समझ में नहीं आया, तो कैसे समझे, ध्यान से सुनो। रेजिस्टिविटी एक्चुअली रेजिस्टेंस ही होता है। ये क्या बोल दिया, ध्यान से देखो बेटा, मान लो कोई हमने ऐसा वायर लिया है, ऐसा वायर लिया है जिसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, या 1 यूनिट है, लेंथ 1 यूनिट है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया भी 1 यूनिट का स्क्वायर हो, इसी का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। ठीक है, कैसे प्रूव करें, देखो भाई, कोई ऐसा वायर लो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, यानी ए के जगह पे 1 आ गया, आर तो ऐसे ही रहने दो, एल भी क्या है, 1 है, तो 1 आ गया। तो सॉल्व करो इसको बेटा, रजिस्टिविटी किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। रजिस्टिविटी किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। अब देखो, अब जरा इसका डेफिनेशन बनाते हैं। रजिस्टिविटी एक्चुअली रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर।
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, हुज लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो भाई रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ये होता है उस वायर का जिस वायर का लेंथ 1 यूनिट होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट का स्क्वायर होता है। अब इसी चीज का डेफिनेशन बना के लिख दे रहे हैं अपन, आ जाओ लिख देते भाई। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज resistance of that wire, resistance of that wire whose length is 1 unit and area of cross section, A को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इज 1 यूनिट स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो भाई रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस ही होता है उस वायर का जिस वायर का लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट स्क्वायर हो, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए अब भाई एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, ठीक है, ये कुछ मटेरियल्स हैं यहाँ पे, कुछ कंडक्टर्स हैं, कुछ अलॉयज है और कुछ इंसुलेटर है ना, इनका ना कुछ वैल्यू दे रखा है रेजिस्टिविटी का। अब पहली बात, इसको याद नहीं करना, होगा भी नहीं याद, ठीक है, तो इसको याद करना भी नहीं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है यू नीड नॉट टू मेमोराइज, ठीक है, इसको याद नहीं करना आपको, इसको समझना है, इससे इन्फॉर्मेशन देखनी है। ध्यान से देखो तो जो बेटा जो कंडक्टर्स है ना, जो कंडक्टर्स हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है ना, ये देखो ज़्यादातर की पावर -8 -6 में जा रही है, ठीक है, -8 -6 में जा रही है, मतलब बहुत कम होती है इनकी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जो कंडक्टर है उनकी क्या होती है, लीस्ट रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इससे एक रिलेशन समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि भैया जो कंडक्टिविटी होता है ना, जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, ठीक है। इसको डब्बा बना करके ज्ञान की बात में लिख सकते हो, जो कंडक्टिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। जिन मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, जिन मटेरियल का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा उनका कंडक्टिविटी कम होगा, और जिनका रेजिस्टिविटी कम उनका कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो आप ध्यान से देखिए तो भाई कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम है इसलिए इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो भाई कोई अगर आपसे पूछे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर पाते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। अच्छा, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। देखो भाई कितनी ज़्यादा हाई है, 10 की पावर 14, 10 की पावर 12 प्लस में जा रहा भाई, ठीक है। तो जो इंसुलेटर होते हैं ना भाई मेरे, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, और रेजिस्टिविटी बहुत हाई है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा लो होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा भयंकर लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, अलॉय के बारे में क्या कहने बेटा, देखो अलॉय के बारे में क्या है, इंटरमीडिएट है इनका, अलॉय हो गया या आपका सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, इन सब की जो रेजिस्टिविटी होती है ना इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। बट एक चीज़ है, अलॉय माना कि मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, मेटल विथ नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं, पर ये जिन मेटल से बने हैं, जैसे कॉन्स्टेंटन एक अलॉय है किसका, कॉपर का और निकल का। ध्यान से देखो कॉपर कहाँ है, ये रहा, कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.62 × 10 की पावर 8 है, और निकल की रेजिस्टिविटी, निकल यहाँ पे दिया है कि ये रहा 6.84 10 की पावर, देखो इसकी कहाँ -8 में पावर जा रही है, ठीक है, बट वही कॉन्स्टेंट है, इसकी जो है 49 × 10 की पावर -6 है। मतलब क्या है कि जो अलॉय होते हैं ना वो जिस मेटल से बने हैं उन मेटल से भी उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई होती है। तो अलॉयज के पास हाई रेजिस्टिविटी होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल से, मतलब जिनसे वो बने हैं, ठीक है, जिनसे बने हैं उनसे भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यही रीज़न है कि अलॉय का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं भाई, तो आपका आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको कहते हैं, अरे आयरन तो तुम्हारा यार मेटल मत समझ लेना भाई, यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेस की, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, ठीक है, जिसको आयरन भी बोल देते हैं अपन। हीटर हो गया बेटा, हीटर हो गया, और क्या होता है, गीज़र हो गया, ठीक है, गीज़र हो गया। इन सब चीज़ों में ना अलॉय का इस्तेमाल होता है। पेपर में एक आधी नंबर में रीज़न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में अलॉय का इस्तेमाल क्यों होता है, अलॉय का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि दो प्रॉपर्टी है इसलिए अलॉय का इस्तेमाल होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अलॉय की ना हायर रजिस्टिविटी होती है, पहला रीजन क्या है, अलॉय की हायर रजिस्टिविटी होती है, यहाँ से रीजन देख लो बेटा, हायर रजिस्टिविटी होती है। और दूसरा रीजन क्या है कि जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, रस्ट वगैरह इनमें नहीं लगती हैं या ना ही जल्दी जलते हैं, ठीक है। अब जलेंगे नहीं तो फायदेमंद होगा ना, अब ऐसे तुम एलिमेंट लगा दे रहे हो भाई जो कि जल गया तो लो खराब हो गया हीटर तुम्हारा, तार ही फूक गया, जल गया, है ना। तो
अलॉय का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई है। हाई रेजिस्टिविटी होने से फायदा क्या है, अगर बेटा रेजिस्टिविटी हाई होगी ना तो हीट भी ज़्यादा देगा, और हमें चाहिए क्या, हीट ही तो चाहिए, हीटिंग डिवाइसेस में हीट ही चाहिए ना, तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा करेंगे, इसलिए इसका इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब रस्टिंग नहीं होगा और जलेंगे भी नहीं, खराब भी नहीं होंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर झेल सकते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, आपका हीटर हो गया, गीजर हो गया, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर ये क्या सब दे रखा है, ये सब चीज़ें क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ मतलब वैल्यूज दे रखे हैं क्या, यहाँ पे कुछ बात दे रखा है, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने पढ़ा था क्या कि रेजिस्टेंस भैया V और I पे डिपेंड नहीं करता था क्योंकि इन्हीं का तो कांस्टेंट था, वैसे ही रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसी का तो कांस्टेंट है, L बाय ए का प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तभी तो क्या आता है, रो आता है, तो जो जिसका कांस्टेंट होगा उस पर कैसे डिपेंड करेगा भाई, वरना कांस्टेंट कहाँ रहा वो। अच्छा, ये रेंज ऑफ रजिस्टिविटी देखा था मेटल्स का, कितना था 10 की पावर कितना था, 10 की पावर -6 से -8 था भाई, ठीक है, -8 से -6 कह सकते हो। ये हमारा किसका रेंज था, मेटल्स का रेंज था, ठीक है। इंसुलेटर का कितना होता है, इंसुलेटर का तो और भी ज़्यादा होता है बेटा, 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 17-18 तक जाता है, ये तुम्हारा इंसुलेटर का रेंज हो गया। याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि हाँ यार कंडक्टर के ना बहुत कम होते हैं, लगभग पावर में होते हैं -8 वगैरह, ठीक है, इसमें पॉजिटिव होते हैं 12-17, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है, जो इलेक्ट्रिक करंट हम ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए किस मटेरियल के वायर का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली बेटा कॉपर एल्यूमिनियम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी कम होती है, हम कम रजिस्टिविटी लेंगे तभी तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो भाई ज़्यादा करंट फ्लो हो पाएगा अच्छे से, ठीक है, एनर्जी लॉस कम होगा, इसलिए हम उन मटेरियल को ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बिजली का, और जिसमें रजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलो अब इसको हिंदी मीडियम में लिखा है, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो पढ़ सकता, जो चीज़ मैंने समझाया उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बाकी पावर वगैरह सही से लिख लेना, 10 की पावर 8 से यहाँ पे 10 की पावर -2 है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ना हमें, हाँ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो भाई एक ये नया टॉपिक हो जा रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे, बट पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट इसे नोट करिए।